नमस्ते व्यूवर्स, जयपुर डायलॉग यूएसए पे और जयपुर डायलॉग पे आपका स्वागत है। मैं हूं विभूति झा, आपका पुराना परिचित कमेंटेटर। यहाँ पे शुरू करने के पहले आज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पूर्ववत, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल एंड गिव योर फीडबैक, सपोर्ट every which way possible. We are entering an era. Today's topic that I'm going to talk about is अभी तक जो सारा कुछ हुआ है, पार्लियामेंट की शुरुआत हो गई, नई पार्लियामेंट में नए मेंबर्स की शुरुआत हो गई है, बैटिंग वहां पे। तो ये मेरा विचार है कि ये जो 5 साल होंगे भारत के लिए, आई विल कॉल इट ईदर मोदी विल गो बूम 3.0, मोदी विल बी अ बूम और अ बस्ट। बीच में कुछ नहीं होने वाला है मेरे विचार से, बूम और बस्ट। क्योंकि अब जो है कतारें लग चुकी हैं, जो देखना था वो देख चुके हैं, हाथ कंगन को आरसी किया हमने, हमारी सारी चीजें हमारे आंखों के सामने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज देश कपूर जी का स्वागत करूं, जो आज भारत में हैं, दिल्ली में हैं खास करके। तो देश कपूर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और एक बात और कहूंगा कि आज की शुरुआत करने के पहले हम उन 300 प्लस लोगों की जाने जो गई थी कनिष्का बॉम्ब एयर कनाडा के ट्रेजेडी में, जिसको खालिस्तानियों ने उड़ाया था, उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एक बार फिर। और इस बात का भी हम शोक प्रदर्शित करते हैं कि कनाडा जैसा देश जो G7 का मेंबर है, इस ट्रेजेडी को लिप सर्विस दे रहा है। चलिए उस पर फिर बात करेंगे, किस तरह से जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के सपोर्ट से अपनी सरकार बनाए रखे हैं। ये बड़ी शर्मिंदा की बात है, शर्म की बात है एक डेमोक्रेसी में, जो अपने आप को फ्रीडम्स के नाम पे जो टेररिस्ट को सहारा देते हैं। चलिए, सो देश जी, मोदी 3.0 बूम और बस्ट, जिस तरह से राहुल गांधी ने वायनाड में अपना पत्र लिख के बोला लोगों को, वहां वायनाड के वोटर्स को, कि आपने हमारा बहुत साथ दिया जब मैं बिल्कुल नीचे था, मुझे लोग हंस रहे थे, हम कभी आपका ये आभार भूलेंगे नहीं। क्या लगता है आपको, ये 3.0 मोदी का जो है किस तरह से चलने के अंदेशा लगते हैं आपको? थैंक यू विभूति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आपके साथ बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। तो मैं इसको ऐसे देखूंगा कि अगर वो मोदी आए हैं इस बार जो 2014 से पहले थे, तो ये बूम होगा। अगर वो मोदी आए हैं जो 2019 से लेके 2024 तक वो रहे, जिन्होंने जो करना चाहिए था पूरे जोर शोर से, पूरे दम से, वो पूरे दम से नहीं आगे बढ़ाया। बहुत सारी चीजें थी जो वो कमी पेशी रह गई। बंगाल का दर्द बहुत ज्यादा था, वो दूर कर सकते थे हम, पर हमने नहीं किया। वो अगर वैसी विचारधारा लेकर जाएंगे तो बस्ट होगा। तो अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। कि वो था ना कि जो वो पंक्तियां थी कि अब ना चूको चौहान, वो उनको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पिछले जो 5 साल हैं उसमें बहुत अगर हम देखें अपनी तरफ से तो बहुत मेजर चूक हुई डिफरेंट पॉइंट्स पे, जिनको लोगों ने ठीक तरह से नहीं लिया। और उसका ये भी है कि हम शायद वेट करते रहे कि 2024 में हमें इतना वो मैंडेट मिल जाएगा कि हम बहुत सारे चेंजेस तब आराम से कर लेंगे। वो जो एक इंतजार होता है, वो जो एक ऐसी जो प्लानिंग होती है कि
कि पोस्टपोन कर देना अपना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शंस हैं। जब तुम्हारा एडवर्सरी, जब तुम्हारे ओपोनेंट्स आपके खिलाफ काम कर रहे हों पूरी तरह से, और आप उनको पूरी तरह जवाब ना दो, तो एक ऐसा टाइम आता है जब जवाब आप दे ही नहीं पाते। तो जो जवाब उस समय दे सकते थे, वो अब जितनी सीट्स मिली हैं उसमें वो कई चीज़ें नहीं दे पाएँगे वो। अगर 400 होते तो शायद कर भी लेते। तो अब वो वाले मोदी चाहिए जो 2014 से पहले थे, जो दबंग होके वो अपोज़िशन के खेमे में घुस के लाइक उनके वहाँ तबाही मचाते थे। और वही होना चाहिए, और वही आगे भी होना चाहिए, बिकॉज़ इस बार उनके मुँह में खून लग गया है, और वो तो यही कोशिश करेंगे कि जो ये पूरा जो सेटअप है, इसमें 2-3 चीज़ें करें। एक तो डर फैलाएँ, एक कन्फ्यूजन फैलाएँ और एक म्यूचुअल हेट्रेड फैलाएँ फॉर डिफरेंट ग्रुप्स में। और वो उनका जो नैरेटिव जो मशीन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कई लोगों से चलते-फिरते डिफरेंट जगह पे, कोई मैकेनिक है, कोई कार ड्राइवर है, कोई कुछ है, मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की इस बारे में। उनको भी वो जो होते हैं ना जो पॉइंट्स हैं, जो नैरेटिव पॉइंट्स हैं, वो भी जो ये कहना चाहते थे, वो उनको पता है। पर ऐसा नहीं हुआ कि जो जो बीजेपी के जो नैरेटिव पॉइंट्स थे, वो आगे बता रहे हों। वो सिर्फ़ दूसरी साइड के नैरेटिव पॉइंट ज़्यादा बता रहे थे। इसका मतलब ये है कि उनका जो नैरेटिव, उनकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, दैट हैज़ बीन मोर सक्सेसफुल, व्हिच दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो कम्युनिकेशन में और एक्शन में, दोनों में तालमेल होना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ के एक्शन जो है, एक तो दबंग होना पड़ेगा, और एक फाइनैलिटी होनी पड़ेगी। जो जो फाइनैलिटी चाहिए पूरे अपोज़िशन को जवाब देने के लिए, और उनके जो चाल है उनको रोकने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना हुआ तो उनके पास बहुत सारे फोर्सेस, एवेन्यूज़ और फ्लैंक्स हैं जिससे वो अटैक करते हैं। तो तो ये मेरा एक विचार है इस समय, जब मैं यहाँ हूँ। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि मोदी जी को 2014 के पहले का स्वरूप धारण करना पड़ेगा, और जो 2019 के बाद से जो उन्होंने एक चोला पहना था, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जो मैंने संजय जी के साथ जो चर्चा हुई थी, मैंने इसमें कहा भी था कि जिस दिन से मोदी जी ने वो नारा लगाया, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस दिन से वो शिथिल हो गए। मेरा अपना मुआयना ये है कि उस दिन से वो शिथिल हो गए, क्योंकि वो एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सा स्लोगन था। वो बहुत ही उदार, वो डेफिनेटली बहुत ही उदार सा वो रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वो जो था, आपको वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक सा हो गया था। तो हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि जिस दिन से मोदी जी ने ये ऐलान किया था 2019 के बाद, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका प्रयास किया था, उस दिन से वो शिथिल हो गए थे। और मेरा ये अपना विचार है कि वो अनरियलिस्टिक, वो पूरा ही अनरियलिस्टिक डिमांड था और एम्बिशन थी कि जैसे हम बिना ऑक्सीजन लिए हुए माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम कर जाएंगे। तो मेरे विचार से वो था एक अनरियलिस्टिक ड्रीम था, एस्पिरेशन कह लीजिए आप। लेकिन एक जो कॉर्पोरेट लाइफ में जो हम काम करते हैं ना, कि जो यू कैन रीच दैट गोल ओनली इफ योर गोल इज रियलिस्टिक टू रीच, एज हम लोग मजाक में कहते हैं और सीरियसली कहते हैं कि यू कैन लूज 50 pounds ऑफ वेट, बट इट विल नॉट हैपन टुमारो, इट विल टेक टाइम। इस मामले को लेते हुए थोड़े अनरियलिस्टिक हो गए थे। लेकिन मैं एक और बात पूछूंगा आपसे कि इस मामले को लेकर के कि ऑपोजिशन ने 240 सीटें ली हैं, उन्होंने क्या, हैव दे टेस्टेड ब्लड?
एंड इफ दे हैव टेस्टेड ब्लड, पिछले बार भी हम जानते हैं कि इतने कम सीट होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अपना पेचीदा कार्यक्रम रखती थी पार्लियामेंट के सेशन को ना होने के लिए। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखाई मोदी जी को जब वो शपथ ग्रहण करने जा रहे थे, आपको क्या लगता है कि ये समय है संग्राम का या कोल्यूजन का या कोलिजन का? व्हाट डू यू थिंक? ये बड़ा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी द थिंग, सो आई विल गिव एन एग्जांपल। क्या हुआ कि 1936 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, उसमें जब जो सीट्स जीती डिफरेंट पार्टीज में, मुस्लिम लीग ने वो वाली सीट्स भी नहीं जीत पाए थे पूरी तरह से जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में थी। But by 1947, they created a Muslim nation for themselves, Muslim League. So when I was trying to understand the difference between 1936 and 1946 या 1947, मैं यही सोचता था कि इन 10 सालों में आखिर हुआ तो हुआ क्या, कहाँ चूक हो गई, क्या चेंज हुआ, और कैसे इतना बड़ा डिफरेंस पैदा हो गया। तो जो मेरे को समझ में आया वो ये था कि मुस्लिम लीग जो थी वो बड़ा क्लियर थी, उनकी क्लैरिटी वाज फिनोमिनल कि हमें ये करना है। कांग्रेस ऑन द अदर हैंड वाज कंफ्यूज्ड। देयर वाज अ सरदार पटेल विजन, देयर वाज नेहरू विजन, देयर वाज मौलाना आजाद विजन, देयर वाज अ गांधी विजन व्हिच वुड ओवरडू एवरीथिंग। So they did not know what to really do, and all of them were at loggerheads. So this time what happened was कि ऐसा हुआ कि जो 150 सीट्स हैं जो माइनॉरिटीज डिसाइड करती हैं, उन्होंने इस बार डिसाइड की। ये जब 150 से 200 हो जाएंगी और 250 हो जाएंगी तब तो प्रॉब्लम होगी। बट इस बार ये हुआ कि जो वो 150 या वो 120 या 150 जो सीट्स थी जो वो डिसाइड कर सकते हैं, जब उन्होंने वो डिसाइड करने बैठे तो बाकी लोग जो हैं, जो जिनको भी ऐसा सोचना था ढंग से, वो उन्होंने किया नहीं और वो कंफ्यूज रहे। बिकॉज जो लोकल लेवल पे लोग जो थे वो यही बिलीव करते रहे कि मोदी जी हैं तो सब ठीक ठाक है। बट आपको लोकल लेवल पे भी काफी काम करना पड़ेगा अगर आप लोकल जो लोग हैं उनको उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो इस बार नैरेटिव्स को लेकर, इस बार ग्राउंड लेवल वॉरफेयर को लेकर, या बैटल गेम जो है उसको अगर लेकर हम देखें तो जो मोदी जी के जो एडवर्सरीज थे या बीजेपी के जो एडवर्सरीज थे, उन्होंने अपनी गेम बहुत स्मार्टली खेली थी। और ये चीज समझना बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ चूक हुई। तो आगे आने वाला टाइम संग्राम का तो है, एक एक सेल्फ इवैल्यूएशन का भी है। जब सेल्फ इवैल्यूएशन होगी और वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ वीकनेसेस रही, कहाँ कहाँ चेंज कर सकते थे हम पर हमने नहीं किया, और कहाँ अपनी गेम को और बेटर कर सकते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज होगा क्या कि जिन जिन जगह पे तो हम जीत गए जहां सोचा नहीं था इतना, जैसे उड़ीसा है और इवन कर्नाटका में, बट अगर हम देखें यूपी और महाराष्ट्र में जहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा लॉस हुआ, उन दोनों जगह पे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा लॉस होगा। उसके ये जानने के लिए कि आगे आने वाला वक्त और जो समय है वो जिस तरह से बीजेपी का है वो कैसा रहेगा। और मेरा ये मानना है कि ये टाइम ऐसा था जब बीजेपी के जो एडवर्सरीज थे उनके लिए सबसे सुनहरा मौका था, जिस तरह से वो एक साथ जुड़े थे। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंडिया अलायंस वाले हमेशा बिखरे हुए नजर आते थे, पर वो सक्सेसफुल हो गए माइनॉरिटीज को एक साथ करने में। तो
इवन दो अभी कुछ एक ही जनरेशन पहले जो शिवसेना थी उसका और जो मुस्लिम्स थे वहां का, उनका काफी नेगेटिव आपस में रिलेशनशिप था। इस बार बीजेपी के कैंडिडेट्स को महाराष्ट्र में हराने के लिए दे वर ओके टू वोट फॉर like Uddhav Thacker's party. So they played very strategically, which we have to understand how this whole thing worked. वो अलग होते हुए भी, बिखरे हुए होते भी उन्होंने ये काम कर दिया। मेरा ये मानना है कि उन्होंने एक तरह से एक सोए हुए शेर को भी जगाया है, बिकॉज ऐसा है कि थोड़ा जो मशीनरी थी वो थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, थोड़ी ढीली हो गई थी, थोड़ी सेल्फ एश्योर्ड हो गई थी। तो वो जो मशीनरी है उसको झकझोरने का, उसको वो धक्का मार के उठाने का काम जो है इस सिलेक्शन ने किया है। मैं ऐसा मानता हूँ। आपने यूपी और महाराष्ट्र की चर्चा की, जिसके बारे में तो ये कहा जाता है कि फडणवीस जो थे महाराष्ट्र में, उनको ठीक से डील नहीं किया गया और उन्होंने ठीक से बर्ताव नहीं किया, और एक तरफ से बीजेपी की हाई कमांड जो थी यूपी में योगी जी को अंडरमाइन करना चाहती थी। वो तो अंदरूनी पॉलिटिक्स होती ही है। एक बात लेकिन और आती है इसमें, आपने बहुत बड़ी बात कही थी, बीजेपी आरएसएस के बारे में एक हिंट दिया था। तो जैसे जेपी नड्डा जी ने कहा था कि वी डोंट नीड आरएसएस टू विन आवर इलेक्शंस। Is there, because there is an RSS active person here who believes that everything is fine with RSS and BJP, and I have asked him, then there is definitely something wrong in messaging. Right now everything is about messaging. What is going on between RSS and BJP according to you? जितना मैंने डिस्कशंस की है डिफरेंट बीजेपी के लोगों से भी, आरएसएस के लोगों से भी, और जनरल पब्लिक जो वो कई बहुत जानने वाले भी हैं चीज़ों को अच्छे से, और जो अंदर से भी बीजेपी को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि ये तो तय है कि बीजेपी साइडलाइन द आरएसएस इन दिस इलेक्शन। देयर एफर्ट्स टू डू थिंग्स जैसे पहले वो करते थे इन विचार, वो एक स्टेटमेंट थी जो मेरे दिमाग में घुस गई अंदर। वो ये थी कि उन्होंने, वो किसी ने कहा कि पहले इन्होंने बजरंग दल को बाहर निकाला, फिर वीएचपी को बाहर निकाला, अब इन्होंने इस बार आरएसएस को बाहर निकाल दिया, बिकॉज बीजेपी को ये लगा कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि उनको उनकी जरूरत नहीं है। तो ऑन द ग्राउंड लोगों के दिमाग में ये बात है, और इवन इन नॉर्मल वर्किंग जब वो लोग कोशिश कर भी रहे थे, कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता, तब भी उनको वो रिस्पांस नहीं मिला फ्रॉम द बीजेपी साइड जो उनको जनरली मिलता था। तो वो खुद भी कंफ्यूज थे कि क्या करना है, और बीजेपी के जो लोकल कैंडिडेट्स है वो भी कंफ्यूज थे, बिकॉज ऊपर से वो इंफॉर्मेशन आ ही नहीं रही थी जो उनको चाहिए थी। तो वो एक वो आरएसएस की तरफ से गैप नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि वो चाहते नहीं थे काम करना, वो चाहते जरूर थे पर उनके साथ तालमेल बन नहीं पा रहा था बीजेपी का। तो और वो लोकल लेवल पे, इस बार की गेम लोकल लेवल पे लूज हुई है, और ये बात महाराष्ट्र में तो बहुत प्रेवलेंट थी मेरे हिसाब से। आई एम श्योर कि सेम चीज यूपी में भी हुई होगी। मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं हम पिछली बार तो 200 किलोमीटर दूर अपने घर गए थे वोट करने के लिए, और इस बार हम 20 मीटर दूर भी जाने का मन नहीं किया हमें, बिकॉज वो एक एंथुजियाज्म था ही नहीं उन लोगों में, हालांकि वो बीजेपी के बैकर्स थे। तो कुछ आई थिंक एक तरह की उदासीनता मैंने देखी बहुत लोगों में, और वो बड़ी अजीब सी बात थी, बिकॉज जितना फॉरवर्ड था, जितना स्ट्रॉन्ग पैशन भी था
वो इस बार 400 पार, मुझे लगता था कि वो जो है वो हर किसी में होगा, पर मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो चीज ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाई। और ये सिर्फ जो लोकल लेवल के लोग जो थे वो मोदी जी के करिश्मा पे डिपेंड करते रह गए। उन्होंने खुद जाकर काम नहीं किया और जो उनको करना चाहिए था काम। तो आई थिंक काफी जगह चूक हुई है, लाइक उस नजर से अगर मैं देखूं तो, और जहां पर बहुत काम करने की जरूरत है, अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिलेमा है मुझे। देखिए, हम और आप बिल्कुल एक तरह से हैं, वी आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट, गलतियां होती हैं, राइट, लेकिन हम अपने आप को, अपनी दोस्ती को अबैंडन नहीं करते हैं। समवेयर अलोंग द लाइन जो कहते हैं, क्या हम हिंदू खुद ही सुइसाइडल है? आर वी सुइसाइडल? बिकॉज इसका कारण ये मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये डेटा सामने आ गया है कि 90% मुस्लिम्स वोटेड फॉर मुस्लिम्स एंड दे वोटेड एन ब्लॉक इवन इफ दे डिड नॉट वोट फॉर मुस्लिम। जैसे आपने बताया, शिवसेना और मुस्लिम्स का महाराष्ट्र में सम्मेलन हुआ, गठबंधन हुई। तो क्या हिंदू इस बात को नहीं समझता है कि आपको स्टालिन चेन्नई में, मद्रास में, तमिलनाडु में ओपनली कह रहा है कि हम सनातन को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, वो सबसे बड़ा कीड़ा है। यहां तक कि इंटरनेशनल योगा डे पे स्टालिन ने पार्क बंद करवा दिए ताकि वहां पे योगा समारोह ना हो। तो इस तरह से जब आप पे प्रहार होता है, तो क्या हिंदू ये नहीं सोचता कि शायद मोदी जी गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने राहुल को वोट दिया तो उसने तो हमारा सर्वनाश किया हुआ है पहले से। ये मेंटालिटी जो है हिंदुओं की, क्या ये हमारे लिए कष्टदायक होगा आगे जाते हुए? क्योंकि हमने किसको दिया शक्ति? किसको दी हमने? उस कमबख्त को दी जो आज तक कभी उसने हिंदुओं का भला नहीं किया है। और एक मैं आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की पहली जो प्रवक्ता हुआ करती थी, जिनका नाम है राधिका खेड़ा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने बयान दिया था कि गलती से भी मोदी जी हटे तो भारत को बर्बाद कर देगी कांग्रेस। उनका वक्तव्य है, मोदी जी गए तो राम मंदिर क्या पूरे देश में बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, 22 साल जिस विचारधारा में रही हूं उसकी असलियत आज आपके सामने बता रही हूं। खास समुदाय को छोड़कर कांग्रेस को पूरे देश से नफरत है। Now, this is something which I believe in. I know it. From वक्फ बोर्ड लेकर के सारा कुछ जो कांग्रेस का कर्म रहा है, वो एंटी हिंदू रहा है। तो वो कौन सा हिंदू है जो मोदी जी की एक गलती के कारण उनको सजा दे रहे हैं और जाके वोट उसको दे रहे हैं जिसने आपका सर्वनाश किया है? This is something, a phenomenon. And that's what worries me about Hindus. कि हम जो कहते हैं ना कि फेंटनिल हम ही खा रहे हैं खुद को लेकर के। I totally agree. In fact, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई मेरे दोस्त के साथ। हाँ, बोलिए। मेरा एक दोस्त है, मेरी उससे एक बार वो इस ट्रिप पे बात हो रही थी, तो मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने बताया कि उसको जो सबसे बड़ा गुस्सा आया बीजेपी वो महाराष्ट्र में है वो कहता वो ये आया कि इन्होंने क्यों अजीत पवार को आप बीच में मिला लिया। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि उसका एंथुसियाज्म फॉर बीजेपी हैड रियली रिड्यूस्ड, ऑल्दो ही वाज अ बीजेपी सपोर्टिंग पर्सन। तो मैंने उसको इस तरह से समझाया, मैंने कहा देखो वो पार्टी जिसने और वो फोर्स जिसने दाऊद इब्राहिम बनाया और आगे बढ़ाया, तो उससे लाइक यू आर वो तुम इतने खफा हो उससे, लाइक उसके एक वो अजीत पवार के आने से, कि तुम कहते हो क्योंकि वो वहां से यहाँ आए हैं इसलिए मैं उसको वोट दूंगा जिसने वो दाऊद इब्राहिम बनाया। मैंने कहा क्या ये नहीं सोच सकते थे कि उसको तोड़ने की भी एक वो साजिश
ये हो सकती थी, मतलब like wouldn't that have been like one of the reasons why they would have done it? बट उसने इस तरह से नहीं सोचा। होता क्या है कि it seems to me most of the Hindus have a very linear moral construct। ये है तो ये है तो ये है तो ये है, उनका पैरेलल और कॉम्प्लेक्स मॉरल कंस्ट्रक्ट्स बन नहीं पा रहे। मतलब फॉर समवन इट वाज ओके टू join hands and to vote for Uddhav Thackeray, who was a son of Bal Thackeray, despite the fact that like what relationship they had with Shiv Sena just a generation back. उनके लिए वो सही था बिकॉज उनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव पूरा होता था उससे। पर यही चीज अगर किसी आप हिंदू से वहां कहते महाराष्ट्र में कि आपको ये करना है ताकि उसने जिसने आपको हमेशा मारा उसको आप हरा सके, वो उसके समझ में नहीं आया ना आता है। और ये जो हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉरल कंस्ट्रक्ट्स टू अंडरस्टैंड के आपकी सर्वाइवेबिलिटी किस चीज पे वो निर्भर करती है, वो एक तरह का नैरेटिव या वो कहते हैं ना, वो एक तरह का कम्युनिकेशन है जिसमें हम बहुत बुरी तरह लैकिंग है। हम वो चीज आगे बढ़ा ही नहीं पाए, क्योंकि उनके यहाँ तो ठीक है, उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे मॉस्क में हो चाहे वो चर्च में हो, ये चीज उनको बताई गई, पॉलिटिकल मैसेज दिया गया, वो मैसेजिंग हुई, वो हम सब जानते हैं। बट टेम्पल्स में ऐसी मैसेजिंग नहीं हुई और ना होती है। पर इवन जो नॉर्मल जो रिलीजियस लीडर्स थे या स्पिरिचुअल लीडर्स थे, उन्होंने भी वो मैसेजिंग नहीं की। और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो लोकल लेवल पे जो लोग थे, वो तो फेल हो ही गए। तो वो कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए थी, जिस मैच्योरिटी के साथ, जिस लेवल के साथ और जिस इंटेंसिटी के साथ, वो हुई नहीं। तो जो कम्युनिकेशन जो आप कह रहे हो ना कि वो समझ क्यों नहीं पाए, वो शायद इसलिए नहीं समझ पाया कि दूसरी तरफ की जो मैसेजिंग थी, जो साइऑप्स था, वो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना परफेक्ट था कि लोग अपने आप में कंफ्यूज हो गए। सब कुछ होते हुए भी एक तबका ऐसा भी है और एक पॉइंट ऐसा भी आया कई लोगों का कि वो लोग जो मोदी से बिल्कुल वो कोट अनकोट अनभक्ति भी करते थे, वो जो फीलिंग है दैट इज ऑलमोस्ट चेंजिंग टू एंटी मोदी। Such was the perfect crafting of the message, or different messages, not just one message, different types of messaging. ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं थे ये बात पहले से, पर उनको ये बात इस तरीके से बताई गई, उनको ये समझ में नहीं आया कि हम इस पे हमारी पूरी वो सर्वाइवेबिलिटी बेस्ड हो सकती है। क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसी अजीब सी चीज बोली जो या ऐसी अजीब सी चीज हम सोच रहे हैं जो पहले कभी हुई नहीं या वो किसी ने कही नहीं। बिकॉज राहुल गांधी ने बहुत क्लियरली सारे ब्यूरोक्रेट्स को, सब लोगों को थ्रेटन किया था कि अगर आपने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं तो हम ये करेंगे आपके साथ। और ऐसा नहीं है कि पहले कांग्रेस ने कभी वो टारगेट नहीं किया या परसिक्यूट नहीं किया। तो नेहरू के टाइम में बिल्कुल बेतहाशा वो परसिक्यूशन हुआ आरएसएस के लोगों का, जनसंघ लोगों का, और खुलेआम हुआ और पूरे जस्टिफिकेशन के साथ हुआ। वो लोग जो दबी जुबान पे बात करते थे इतने वो मतलब 50-60 साल से 70 साल से, उनको अब बोल पा रहे थे वो। अब उनको ये समझ नहीं आता कि आने वाला टाइम और आने वाली ऐसी चेंज जो अगर होगी वो उससे ज्यादा रूथलेस होगी, बिकॉज अब वो खत्म करना चाहेंगे पूरी तरह से। तो जो राधिका जी ने कहा वो एक बड़ा प्लॉजिबल सिनेरियो है, वो एक बड़ा पॉसिबल सिनेरियो है जिसको लोग नहीं समझ रहे इस बात को अभी तक, बिकॉज वो समझते हैं लेकिन मानते नहीं है। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट उसमें। समझते हैं लेकिन मानते नहीं है। अब देखिए, एक बात उदाहरण देता हूं। आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि समवेयर अलोंग द लाइन हम
कम्युनिकेशन मिस हो जाता है। हम लोग तो कम्युनिकेशन में बहुत काम करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैसेजिंग आपका जो है, अगर वो सटीक न पहुंचा तो कमी आपकी है, समझने वाले की नहीं है। करेक्ट। इस बात को समझना पड़ेगा। हम हिंदुओं में और इंडियंस में एक बात है, हम अच्छे हैं तो लोगों को समझना चाहिए कि हम अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने न बताया तो क्यों कोई मानेगा। करेक्ट। ये जो वेस्टर्न कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजीज लेकर के आए थे अपोजिशन वाले, जहां पे सारे के सारे टूल किट ऑपरेट कर गई थी। देखिए ना, सुब्रमण्यम स्वामी को देखिए, वो बयान दे रहे हैं कि ये सरकार 1 साल भी नहीं टिकेगी। अब सुब्रमण्यम स्वामी जैसा होशियार बंदा, अब आई डोंट नो वेदर ही इज होशियार और नॉट, बट ही इज डेफिनेटली नंबर 1 सुइसाइडल हिंदू, क्योंकि वो इस बात को गर्व से कहते हैं कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराया। वो कहते हैं हमारे वोट से वो गिरा। सो ही हैज फॉरएवर लॉस्ट द फैक्टर कि हम उस पर विश्वास कैसे करें। आज उनके लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी को ये करना था, मोदी को ये करना था, उनके शब्दों के बारे में फैला रहे हैं, और हम हिंदू उसमें फंस जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। एक और बात पूछूंगा मैं आपसे इस बारे में कि ये जो है जैसे कांग्रेस वाले जो हैं, आपने ब्यूरोक्रेट्स को बताया, धमकी दी राहुल गांधी ने, वो तो ब्यूरोक्रेट को ओन करते थे। 2014 में जब मोदी जी जीते थे तो मैंने आर्टिकल लिखा था, आई विल शेयर विथ यू सम टाइम, जिसमें लिखा था कि मोदी जी बिगेस्ट चैलेंज विल बी मैनेजिंग 2 things, मैनेजिंग ब्यूरोक्रेसी एंड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। कि जो 60 साल से जो हिंदुओं की मुंह पे ताले लगे थे, वो सब खुले हैं, और वो सब चाहते हैं कि मोदी जी अब मैजिक कर दें, हैरी पॉटर की तरह वॉन्ड उठा करके सबको चेंज कर दे। वो नहीं होता है। एक बात बताइए इस बात को, ये हिंदू उतावला है या अनरियलिस्टिक है, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि सारा ज्ञान होने के बाद भी अगर हम बेवकूफी करते हैं, गलतियां होती हैं साहब, ये तो मालूम है, लेकिन हम गलती से डील कैसे करते हैं वो जानना बड़ा मुश्किल है। तो फॉर बूम होने के लिए 2014 के मोदी जी आएंगे, उनको करना क्या क्या है ये बताइए। हाँ, एक तो ये है कि जो आपने वो बात की ना, अनरियलिस्टिक है या क्लूलेस है, क्या है कि जिस तरह की मैसेजिंग हुई कि मोदी है तो मुमकिन है 400 पार, वो उससे एक तरह का ऐसे मैसेजिंग गया कि सब कुछ पॉसिबल है। तो जब उन्होंने मुड़ के देखा, उन्होंने कहा कि चलो कन्हैया लाल पे जब हुआ तब क्या वो रिस्पॉन्स हुआ, वेस्ट बंगाल में जब इतना नरसंहार हुआ, इतने जो कार्यकर्ता थे वो आज भी आफ्टर दिस इलेक्शन इतनी प्रॉमिसेस की, तब भी कुछ नहीं हुआ। और उससे पहले बहुतों के नजर में जो नूपुर शर्मा के साथ हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने जब वो मुड़ के उन्होंने देखा, कहते हैं कि ये लीडर जो इतने दबंग तरीके से कह रहा है कि मैं हूं तो सब कुछ मुमकिन है, वो कह रहे हैं, वो कई लोगों ने ये कहा कि देखो वो तो अभी पावर में भी नहीं है, वो फिर भी इतना कुछ कर पा रहे हैं, आप पावर में होते हुए भी, इतने दबंग होते हुए आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो जो एक तरह का नैरेटिव जो बनाया गया और जो एक इमेज जो बना दी गई, उससे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत हाई थी। वो इतनी हाई थी कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस गाय इज अ मेसाया, कि ये एक हमारे लिए मसीहा आया है जो हमें बचाने के लिए आया है। और वो जब उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि वो काम जो ये कर सकते थे अपने बाएं हाथ से भी, अगर चाहते तो वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसके बाद कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए था। ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देना कि वो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाना हमने और वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखना है, देख वो किसी के गले नहीं उतरता। सब ये कहते हैं कि भाई इतना कुछ हुआ है और होता चला जा रहा है। लोगों का तो ये साफ कहना है कि अगले इलेक्शन के बाद तक बंगाल बचेगा ही नहीं।
वो तो आप सोचते हो कि आप बचा लोगे, आप बचा ही नहीं पाओगे। अब इतना आप वीक हो चुके हो अंदर से, जो वहां कार्यकर्ता इतने वीक हो चुके हैं, वो तो अब तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हम वो अपनी जान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई बैक करने वाला कोई है ही नहीं। और मतलब कोई कोई ऐसा भी नहीं है कोई कि वो खड़ा भी हो जाए कहीं पर। तो वहां तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुअर हो चुकी है। तो उनको देखा देखी सब ये कह रहे हैं कि तो हम क्या करें फिर, हम भी वो हमें भी मारने के लिए आएंगे ये लोग। तो वो अपने आप को हेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। तो बंगाल इन माय व्यू वाज द ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, द ग्रेटेस्ट फेलियर। मतलब एक टाइम आता है जब आपको ना रियलिस्टिक होना पड़ता है, एक लाइक मॉरलिस्टिक लाइक उस पे रहने से कोई फायदा नहीं होता। एक तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था, रेवोल्यूशनरीज ऑफ वन एरा आर मॉडरेट ऑफ अनदर, एंड दिस हैज बीन एप्लीकेबल ऑन ऑलमोस्ट एवरीवन। That is why I'm saying I hope that the Modi of this era is the revolutionary and not the moderate, like who was between the last 5 years. Because last 5 years mein the action for his own constituency like was just not there. Especially उन लोगों के लिए जो लोग बहुत वीक थे, जो बहुत वल्नरेबल थे, जिनको जरूरत थी, जो मांगते रहे लाइक वो हेल्प, तो उनको हेल्प करने के लिए कोई आया ही नहीं। राजस्थान में भी यही हुआ, यहाँ भी यही हुआ, बंगाल में भी। तो उनको एक वो ना बड़ा एक तरह की डिसइल्यूशनमेंट हो गई है वहां पर उन कार्डर्स में। बताइए इसमें आई वांट टू कम बैक हियर क्विकली। इतने सारे जो एग्जिट पोल हुए, इतने सारे जो लोगों ने प्री पोल की सर्वे की, सारे के सारे चौपट गलत हो गए। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने फोरकास्ट किया, सबके सबकी नदियां डूब गई एक राहुल गांधी और इंडी चोरबंधन के कारण। वो चोरबंधन तो है ही, मैं तो अभी भी कहूंगा चोरबंधन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सबके सब उसके बारे में गलत हो गए, ये कैसे हुआ? यानी कि जो सैंपल था वो सैंपल गलत था, या सैंपल ने जो उसमें भाग लिया उन्होंने झूठ बोला, मन में और मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात थी। आई डू नॉट नो, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। क्योंकि आज के बाद से मेरा तो विश्वास ही उठ गया है किसी भी फोरकास्ट इंडस्ट्री से। बिग डेटा या जो भी कह ले उसे आप। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि मैं बताऊं, मैं आपको अपना बताता हूं कि मैं किसी से बात कर रहा था अपने एक फ्रेंड से। इनफैक्ट एक मैंने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भी दी थी कि ऐसा है कि मेरे को इस बात का डर नहीं है कि नैरेटिव में और प्रोपेगेंडा के उसमें कंपटीशन में बीजेपी लूज करेगी। मेरे को डर इस बात का था कि वो जो डीप स्टेट जो है और जो फोर्सेस हैं, वो their modus operandi until now has been action at the level of the voting place, the voting booth, the voting machines and all those things. वहां उन्होंने हमेशा पे एक्शन किया है to change the verdict. Now, like for example, like what happened in US, ट्रम्प के साथ जो कुछ हुआ, जो ब्राजील में हुआ बोल्सोनारो के साथ, that you know the real action happened on the ground. हम माने ना माने, और दोनों में एक चीज और कॉमन थी कि even if you said that the election was quote unquote stolen, you became a political pariah. मतलब आप बिल्कुल वो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो। और ये सब ट्रम्प के साथ वैसे ही हुआ, बोल्सोनारो को तो बैन ही कर दिया 8 साल के लिए। और यहाँ पर मेरा ऐसा विचार है कि मोदी जी के साथ भी वही प्लान था। वो तो मोदी जी लास्ट मोमेंट पे बच गए। मैं जो क्वेश्चन कर रहा था अपने आप से, और ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल, मैं नहीं जानता कि ये सही भी है या नहीं है, वो ये है कि एक स्ट्रैटेजी होती है ऑफ प्रोजेक्टिव आइडेंटिटी। वो है कि जो मैं क्राइम खुद करता हूं, मैं अगले बंदे को
बोलना शुरू कर कि आप कर रहे हो ये क्राइम। राइट। और ये बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है केजरीवाल का। खुद करप्ट हैं, दूसरों को करप्ट बोलते रहते हैं हर किसी को, ताकि लोग उनको क्वेश्चन ना करें, भाई आप भी करप्ट हो। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद से पूछा था, और इसका भी मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास उत्तर है या नहीं है, लोगों को सोचना पड़ेगा। वो ये है कि अगर कोई बीजेपी को कह रहा था कि ईवीएम को हैक आप कर रहे हो, और सारे का सारा बीजेपी का इकोसिस्टम ये समझाने में लग गया ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती, पर वो तैयार थे ईवीएम को हैक करने के लिए खुद, क्योंकि अगर स्टक्सनेट जो है वो अगर एक एयर गैप न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर हैक कर सकता था, तो क्या वाकई में ईवीएम कभी हैक हो ही नहीं सकती? कुछ तो था, कुछ तो हो। अगर कोई बंदा कोशिश करे वो कुछ भी कर सकता है, अगर वो प्लान करे तो मेरा ये विचार खुद से था कि जिस दिन मैं उठा, दूसरे दिन जब रात को जो वो चल रहा था, मैं यूएस में था ना, तो जब रात को वो चल रही थी काउंटिंग, अगले दिन मैं सुबह जब मैं उठा, तो मेरा फर्स्ट जो मेरा रिएक्शन था ना मेरी वाइफ से, वो ये था, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ पिक एंड चूज। मेरे को रायबरेली पूरा चाहिए, मेरे को अमेठी हराना है इसको, ये जो वाराणसी में इसको वो ठीक ठाक ना मिले, वो बड़ी मुश्किल से वो जीते, अयोध्या तो लूज करना ही चाहिए। और यहाँ पर पूरा जो चीज सोची नहीं थी, जहां जगह ओडिशा पे किसी ने नहीं सोचा था, वो जीत गए। इट इज ऑलमोस्ट like it is almost seemed like somebody was picking and choosing the targets. Like, you see what I'm saying? Like, it didn't seem natural to me. Now I'm not saying that, like, like what I'm कि ऐसा ही हुआ कि किसी ने वाकई में जाके ईवीएम हैक कर दी, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ इट इज अ प्लॉजिबल सिनेरियो, it is within the realm of possibility because the modus operandi of that force has been this. The modus operandi where it was going towards was also this, and the results to me kind of show as if it seemed unnatural. It didn't seem natural. तो उसके बाद से जो ये और नैरेटिव्स जो निकले और जो साइऑप्स के जो बातें निकली, वो उसने और कंफ्यूजन, उसमें और मतभेद बना दिए हैं बीजेपी के अंदर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। तो उस तरह से अगर मैं देखूं तो आई थिंक दिस एंटायर ऑपरेशन वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल इफ इट वाज एन ऑपरेशन। आपने बहुत ही अपने इमोशन और सिनारियो को देखते हुए अपना मत दिया है, लेकिन इस पे एलॉन मस्क का भी एक था, एनीथिंग कैन बी हैक्ड। उसको चंद्रशेखर जी ने बहुत उत्तर भी दिया कि इंडियन ईवीएम्स वेर अनहैकेबल। संजय दीक्षित जी ने $1 मिलियन की चैलेंज कर दी एलॉन मस्क को, आई विल गिव यू $1 मिलियन इफ यू कैन हैक आवर सिस्टम, बिकॉज आवर सिस्टम इज सो परफेक्ट। बट there definitely an iota that इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बैठे बैठे ह्यूस्टन कैन कंट्रोल द स्पेसशिप्स गोइंग इनटू द wherever, then anything can be controlled, whether analog system हो, जो भी सिस्टम हो। बट इंटरेस्टिंगली एनफ ये था कि आपकी बात में दम मैं इसलिए देख रहा हूं कि राहुल गांधी सबको कह रहा था कि ईवीएम हैक होगा, ईवीएम हैक होगा, ईवीएम हैक होगा। अब नहीं बोलता कुछ भी, अब नहीं बोलता। ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से कम्युनिकेशन का हुआ है, का खेल खेला गया, जिस तरह से कि ध्रुव राठी ने कहा मोदी ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, नालंदा यूनिवर्सिटी बनी क्योंकि उसकी जरूरत थी क्या। दिस इज समथिंग विच आई वांट टू टेल यू दिस। मैंने इसी जयपुर डायलॉग पे कहा था कि मोदी जी पे 3 मुद्दों पे वो प्रहार करेंगे, टूल किट। वन वाज धर्म के नाम पे, दूसरा होगा जाति के नाम पे, और वो कुछ भी करेंगे उस पे अटैक करेंगे। किया तो क्यों किया, किया तो नहीं किया तो क्यों नहीं किया। वही हुआ है। The attack was very sharp and very severe, including that of Subramanian Swamy and the gangs like that. I am not doing anything about that. But एक बात और बताइए, चलते चलते और भी पूछूंगा मैं, कि मेरा विचार है जो मैंने अपनी चर्चा में एक शॉर्ट में कहा भी था, कि
हम जो हैं इस बार जो है मुस्लिम वोट्स क्लियर हो गया, ऐसा वो आपके कभी नहीं होंगे। हम आपके कौन थे, हम आपके हैं कौन, वो अब चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि एयर मार्शल लतीफ, अब्दुल हमीद, हवलदार अब्दुल हमीद, पीपल लाइक दैट, उनकी मेमोरी को चोट लगती है इस बात से, क्योंकि दिस पीपल गेव देयर लाइफ एंड दे वर सर्विंग द कंट्री वेरी वेल। माय कंसर्न इज ऑन द majority of it. 90% of them voted anti-Hindu, बीजेपी, एंटी मोदी। और हम जो है इस बात से पूरे वाकिफ हो गए हैं कि अपीजमेंट, पैंडरिंग एंड बेंडिंग बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट देम डजंट वर्क। और मैंने ये कहा था, अब आप उनको कुछ दीजिए मत, अब आपको उनको आने दीजिए अपने पास। So do you think pre-Modi, pre-2014 Modi will say to hell with you, as Trump told the Muslim guy, black people, what do you got to lose voting me? I think Modi I might as well say, I don't need your vote anymore. If I have to win, I will go to my vote, core votes. मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए, गलतियां होंगी लेकिन मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। डू यू सी एन एरा कमिंग वेयर मोदी विल टेक द पोजीशन दैट ओके, आई ट्राइड माय बेस्ट, यू कांट बी माय फ्रेंड? आई थिंक एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया। वो ईवीएम के हैक का मैं एक और चीज बता दूं, फिर मैं इस पे आता हूँ। वो ये था कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का एक आर्टिकल था, एक रिपोर्ट थी जो उन्होंने की थी विद सम साइंटिस्ट। उन्होंने ये बताया था कि ईसी ने जो स्टडीज की हैं, वो उनमें जो लोग इन्वॉल्व थे, दे वर नीदर कंप्यूटर साइंटिस्ट नॉर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। और ये जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो थे जिन्होंने वो रिपोर्ट बनाई, उन्होंने कहा उन्होंने वो दिखाया कि देयर वर 10 वेज ऑफ हैकिंग ईवीएम। अब वो कितना सही है कितना नहीं है वो मेरे को नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट दोज आर थिंग्स दैट दे सेड। सो there needs to be someone who goes through all that and evaluates it and sees how, like, whether it was true or not, or whether it can be done or not, with some real cyber security experts. तो वो एक बात है, उसको साइड पे कर देते हैं। वो तो एक्सपर्ट्स ही जान पाएंगे। ये जो है क्या है कि एक बड़ा अच्छा वो था, कोट था शर्लक होम्स का। उसने ये कहा था, और जो मेरा गो टू वो है फिलॉसफी ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो ये है, when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, has to be the truth. That's right. Right. So in any scenario, the real crux is to identify what is the impossible and what is the implausible. If you are not able to identify what is the impossible, your decision will always be wrong. So, like, one of the problems that has happened, जो मैं अभी सोचता हूँ कि आगे जाके कम से कम वो चेंज नहीं होगी, वो ये है about like Modi ji, like looking at all the communities and working for all of them and not saying like go to hell to one of them. But like what needs to happen is what went wrong was कि उन्होंने एक कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए और दिखाने के लिए कि मैं उनके साथ हूं, उन्होंने जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसके साथ उन्होंने बहुत बुरा किया। कि उन्होंने उसको पूरी तरह से जो काम करने थे पूरी तरह, ठीक है, राम मंदिर बनाया, वो सब किया, 370 हुआ, वो those were like amazing things, but things which were the low hanging fruits, which were the most important pain factors, जो राजस्थान में हो रहा था, जो वेस्ट बंगाल में हुआ, और जिस तरह से वो हताश हो गए वो कार्यकर्ता जो हिंदू जी जो थे, हम पुकारें तो किसको पुकारें? वो नुपुर शर्मा को बचाया उन्होंने, बट वो लोगों को ये भी लगा कि शी वाज थ्रोन अंडर द बस, उसको उस तरह से बैक नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, जैसे बाकी लोग करते हैं, जैसे बाकी कम्युनिटीज करती हैं। तो मेरी नजर में अगर वो एक तरफ को
वो एक साइड को अगर ये ना भी बोलें कि हम आपके लिए वो नहीं करेंगे जो हम करना चाहते हैं, उसके बनस्पत अगर ये करें जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको तो कम से कम पूरी तरह से डंके की चोट पे लाइक उनको अगर सपोर्ट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो दे लुक अप, दे फाइनली फील द टाइम हैज कम कि हमारी कोई आवाज है। पर इस बार कुछ जगहों पे उनको वाकई में लगा कि हमारी कोई आवाज है, होते हुए भी नहीं है, कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए और हमें कोई बचाने भी नहीं आया, कोई संभालने भी नहीं आया और किसी ने हमारी बात भी नहीं सुनी। तो उस वजह से वो घबरा गए। एंड दैट इज वाई जो कई लोग ये बात करते हैं कि अंदर में जो इन फाइटिंग, जैसे आप बता रहे थे यूपी का और महाराष्ट्र का, वो लोगों को इसी वजह से लगता है क्योंकि वहां का जो लीडरशिप है वो लीडरशिप है जो बीजेपी के कार्यकर्ता वाकई में चाहते थे हो। आप समझ रहे हैं? वो उन्होंने जो दबंग जो मूव्स किए हैं, वो मूव्स होने चाहिए थे उस तरह से, पर वैसे मूव्स बाकी जगह हुए नहीं। तो जो लार्जर लीडरशिप है, मे बी शायद उसको ये लगता है कि वो उस स्टेट की लीडरशिप के सामने फीकी पड़ गई है। तो इसीलिए वो लोग उस बात को लेकर ये कहते हैं कि दोनों में एक तरह का तनाव भी है, डिफरेंसेस भी हैं, गैप भी है। वो है या नहीं है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इतना क्लोज नहीं हूँ बीजेपी के, बट बहुत लोगों का ये मानना जरूर है। और द ओनली रीजन आई कैन थिंक दैट दे आर थिंकिंग लाइक दैट इज बिकॉज द यूपी लीडरशिप has been able to capture the imagination of the constituency of BJP far better than the entire national leadership has been able to do. वो नहीं कर पाए वो काम। आपने नूपुर शर्मा जी की बात कही, बहुत बहुत सटीक बात कही आपने। जब नूपुर शर्मा के साथ जो हुआ था उसमें कटार वगैरह, कुवैत वगैरह जब भाषण देने लगे थे, उसके हम पे चर्चा करने लगे थे, राइट। और नूपुर शर्मा ने कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था, उसने तो सिर्फ कोट किया था। अब देखिए दूसरी बात, अजीत भारती ने कोट किया कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान, उसके ऊपर कांग्रेस की सरकार कर्नाटका से एफआईआर लिखती है इसके ऊपर, और उनको पकड़ने आती है नोएडा में। वहां पे चूंकि हस्तक्षेप हुआ तो नोएडा की पुलिस ने उनको गिरफ्तार होने नहीं दिया, लेकिन उसके आनंद रंगनाथन पे फिर हुआ, संजय दीक्षित पे होगा कि ये सारे के उनका जो मोडस ऑपरेंडी है। जब उन्होंने देखा कि बीजेपी ने, सरकार ने वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं किया, जहां भी हमने मारा कुछ नहीं किया, तो उनको शय पड़ती है कि व्यक्तिगत रूप से हम पे आप पे प्रहार करें, तुम्हारी मजाल, कुछ बोलो तुम्हारा गला काट देंगे। इस बात को जो है सरकार को, इस बीजेपी की सरकार को, इस मोदी की सरकार को बिल्कुल अलग तरह से डील करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में भी अमेरिका की तरह लॉफेयर बहुत जबरदस्त चल रहा है। वो कमबख्त, मैं तो उसको कमबख्त कह दूंगा, जुबैर जो फैक्ट चेकर बन के बैठा है, वो नालायकी से बयान देता रहता है, खाता रहता है सारे को, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन हम और आप उसके बारे में कुछ कह दें तो बवंडर उठ जाता है, फोबिक बन जाते हैं। इस बात का जो है बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को और सारे राज्य सरकारों को देखना पड़ेगा कि ये जो है लॉफेयर हिंदुओं के खिलाफ ना हो, नहीं तो आपकी हमारी आवाज बंद हो जाए। उस पर आपके क्या विचार है? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो लॉफेयर और वॉरफेयर जो हो रहा है, ये लाइक इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टीपल एक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होने चाहिए और ठीक ग्रुप्स में होते भी हैं। अगर मतलब जैसे एक कोई वो केस हुआ था जिसको बचाने के लिए एक बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, वो ये फारूकी का, वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका केस हुआ था जब उसने हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस को बड़ा अब्यूज किया था। तो वो इंदौर में अरेस्टेड था। उसकी बेल के लिए एक बहुत सीरियस
वो सीनियर जो एडवोकेट है वो गए वहां पर इंदौर हाई कोर्ट में। वो जो है सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, वो सुप्रीम कोर्ट से कहीं और जाते नहीं है, और जाएंगे भी तो 10-12 लाख एक शोइंग के लेंगे। एक फारूकी जैसा एक स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे अफोर्ड कर सकता था, वो मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया। बट द फैक्ट इज, क्या अजीत भारती के लिए कोई वैसा ही कंपेरेबल सीनियर एडवोकेट क्या जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो उसका मतलब है हम तो वहां फेल हो गए ना। एक तो ये है जो एक्शन होना चाहिए था वेस्ट बंगाल में वो नहीं हुआ, ठीक है, वो दैट इज अ लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर एंड like even political failure, but here it is a larger ecosystem failure जो ecosystem बनाया ही नहीं गया कभी। और अगर आपको आगे बढ़ना है, आप इकोसिस्टम बनाने के बजाय उसको रीइंफोर्स करने के बजाय, अगर आपको ऐसे लोग देख रहे हैं कि आप अपना इकोसिस्टम तोड़ने में लगे हो, अगर ये कह रहे हैं कि पहले बजरंग दल को फेंका, फिर वीएचपी को फेंका, आप आरएसएस को फेंक रहे हैं, तो आप तो इकोसिस्टम तोड़ रहे हो, आप बना नहीं रहे। और अगर आप तोड़ रहे हो तो हाउ कैन यू रीइंफोर्स दोस थिंग्स? वो लोग जो हमेशा लड़ते रहे हैं सेल्फलेसली, उनको और बढ़ाना चाहिए, उनको कम नहीं करना चाहिए, और लोग और कंपोनेंट्स आने चाहिए ताकि वो जाएं। वैसे ही हमारे लॉयर्स एंड राइटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स बढ़ने चाहिए, जो जाके ऐसे टारगेटेड जो वो होते हैं एक्शंस जो होते हैं, जो एडवर्सरीज के या जो उन लोगों के जो बिल्कुल ही वो दे डोंट हैव एनी लाइक मॉरल कॉन्स्ट्रक्ट्स, उनको कम से कम जाके वो फाइट तो कर सकें। पर हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा। Are we so badly organized? I think we were very well organized. It's just that like we just got sold on our own greatness, like in this election. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि हम दोनों अमेरिका में रहते हैं और इंडिया के भी तो नहीं, उसमें तो कोई दूसरी चर्चा ही नहीं हो सकती है। दोनों ही कंट्रीज को मैं बहुत प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज मानता हूं, और दोनों ही कंट्रीज को मैं देख रहा हूं कि आज दोनों ही कंट्री को नाश करने के बड़ा जबरदस्त प्रयास चल रहा है। एंड व्हाट आई फाइंड हियर इज, दिस इज अ फ्रेज व्हिच आई हैव कम अप विद, freedom, which is our prize earning as democracy, right? Prize, freedom. यहाँ तक कि एक स्टेट स्लोगन है, live free or die, right? Correct. तो इस तरह की अवस्था में is the freedom becoming the fault line of democracy, and that's what the enemies are using it. Brilliant observation. Thank you. I think that is the crux. Because हो क्या रहा है, फ्रीडम के नाम पे इतना कुछ हो रहा है, like which is undermining freedom itself. Right. मतलब क्योंकि उसको हर चीज को they can chalk up as freedom of speech, freedom of action, freedom of religion, freedom of whatever. और I think मैं ये मानता हूँ, तो ये मेरा मानना है कि हमेशा एक जो अपस्टार्ट होता है वो एक इनकम्बेंट जो फोर्स होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसी को वीकनेस बना देता है। Right. जैसे अगर हम लें जो मायंस और जो अदर जो बाकी के यहाँ ट्राइब्स और किंगडम्स थे विद इन साउथ अमेरिका, और जो नेटिव्स जो थे, उनकी जो स्ट्रेंथ थी विच वाज inclusiveness and going out and like working with other people, that became their own weakness, because जब यूरोपियंस आए they were welcomed because उनको लगा ये नए लोग आए, इनको वेलकम करो, but that became their weakness because उन्होंने वही चीज को यूज किया। ऐसे ही मुझे लगता है कि जो अपस्टार्ट है इस समय, वो हम सब जानते हैं, चाइना एंड अदर सच फोर्सेस, they are also trying to use the democracy and the fault lines within the democracy as a weapon. So they are weaponizing democracy basically. So
so that is happening. वो I think मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी एनालिसिस किया था, मैं ये प्रिवाइज था मेरा, हाउ कैन इंडिया बिकम अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। तो मैंने जब एनालाइज किया जो एशियन कंट्रीज थी उसमें साउथ कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया को किया, क्योंकि चाइना भी है बट चाइना की स्टोरी हम सब जानते हैं। सिंगापुर वाज अ डिक्टेटरशिप फॉर 20 years. South Korea from 1960 to 1979 was also a dictatorship. Park Chung-hee, who was actually killed by his own friend and who happened to be the South Korean intelligence agency का chief, उसने उसको shoot down किया at a dinner, जो private dinner चल रहा था। And then Malaysia, Mahathir Mohamad, इन तीनों में Singapore and South Korea were dictatorships. Mahathir Mohamad was kept it as a democracy, but almost like a dictatorship, autocratic dictatorship. Malaysia actually grew the least. South Korea and Singapore really like went off the charts. The question that I was trying to ask myself is dictatorship the only way to take a third world country to a first world country? Because from the Asian experience, whether it's China, South Korea, Singapore or Malaysia, that is what it seems like. Yes, बहुत सारे सिंगापोरियंस ये कहेंगे और बहुत सारे साउथ कोरियंस भी ये कहेंगे कि it has become a dystopian state. मुझे कुछ लोगों ने बाद में लिखा भी, पर मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि to go from 400 per capita to 80,000 per capita, becoming the second richest the country per capita in the world, like is that worth being a dystopian state, or like are you okay to live in the country which supposedly gives freedoms? So और freedoms भी वो जो questionable होती हैं कई बार। तो आई थिंक ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वो है मेरा इंटेलेक्चुअल डिलेमा जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि एक तरफ तो राइट्स हैं एंड फ्रीडम है, जस्टिस है, और दूसरी तरफ ये दूसरा डिस्टोपियन बट एक्सट्रीमली सक्सेसफुल मॉडल है। उसका उत्तर सीधा है, बड़ा सिंपल सा है। वो सिंपल इसलिए है कि इफ यू लुक एट दो मोस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, मिलिट्री एंड स्पोर्ट्स, इनका दोनों का उदाहरण लीजिए आप। मिलिट्री और स्पोर्ट्स, चाहे जो भी स्पोर्ट्स हो, अभी इतने सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रही हैं, परफॉर्मेंस मैटर्स, परफॉर्मेंस अलोन मैटर्स, विनिंग मैटर्स, विनिंग अलोन मैटर्स। एंड फॉर स्पोर्ट्समैन and military, they have to be ever ready for the occasion at the moment. You can't be ever ready if you are not under a discipline, a regimen of training, diet, responsibility, accountability. 5 बजे उठ के करना है, समुंदर में जाना है, ये ट्रेनिंग करनी है। उस वक्त पे आप ये नहीं कह सकते कि यार बड़ा कष्ट होता है, छोड़ो मारो गोली, कल कर लेंगे। That's where it is important. So I wouldn't say dictatorship. I wouldn't say that, but I would certainly say a regimen of discipline is required. And that's why I had also said in one of my shows, in my short presentation, I had said, should Prime Minister Modi consider imposing emergency in India, considering what Rahul Gandhi is saying, what India is suffering from, to save the country? Using Rahul Gandhi's statement, if Indira Gandhi could impose emergency to protect her tiny seat, right, and did what she did, India is indeed facing an existential threat from global scenario. So it's food for thought. आज की चर्चा यहीं पर रखेंगे, but the freedom is the fault line of democracy is being used by their enemies, because those who are using freedom, abusing freedoms, they don't want to give you freedom, but they want freedom for me, not for thee. इसकी चर्चा के साथ देश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत रात हो गए इन भारत में, तो आज बस यही करेंगे। सत्य में विजयते, सत्य में को जिताने के लिए आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा।
थैंक यू धन्यवाद। धन्यवाद